हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डे वन अच्छे से कंप्लीट कर लिया। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि डे वन आपने कंप्लीट किया कि नहीं, और अटेंडेंस लगा दो डे टू के लिए। आज मैं आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इससे लगभग इस पूरी वीडियो से ना लगभग क्लास 10 से 12 नंबर का कम से भी कम क्वेश्चन आएगा। इस एक वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। जैसे मैंने बताया था, लिख लिख के प्रैक्टिस करना डे 5 तक। आज डे 2 है, बस 3 दिन और मेरे कहे अकॉर्डिंग काम कर लो ना, एक सिक्योरिटी रहेगी भैया। 50 नंबर तो हमारे आउट ऑफ 80 आ ही जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास सेकंड डे के काम को। सबसे पहले सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक मतलब रेगुलेटर है, कंट्रोलर है, कंट्री की पूरी बैंकिंग सिस्टम को देखने वाला, रेगुलेट करने वाला जो क्लास बॉडी है उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। ये एक ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट प्रिंट करती है। नोट छापने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। हर कंट्री का अपना रिजर्व बैंक है। हमारी कंट्री का आरबीआई, हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका का फेडरल रिजर्व सिस्टम। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ 1935 में अंडर द आरबीआई एक्ट। पास कब हुआ आरबीआई एक्ट? 1934 में। स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। इसके फंक्शंस ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इसका सबसे पहला फंक्शन है नोट इशूइंग अथॉरिटी। आपको पता है सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इशू भी कहा जाता है। ये ऐसी इकलौती एजेंसी है जो नोट छापती है और वो नोट लीगल टेंडर होते हैं। लीगल टेंडर मतलब कॉमनली एक्सेप्टेबल, कोई उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। जबकि 1 रुपी कॉइन और नोट दोनों, एक का सिक्का हो चाहे एक का नोट हो, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी बॉडी, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सेकंड इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एंड एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक जो है ना वो सरकार का एजेंट भी है, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, और एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी है सरकार का। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट अकाउंट। देखो सरकार का जो भी अकाउंट्स है ना उसको मैनेज कौन करता है? आरबीआई। हमें जरूरत पड़ेगी हम कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक में। और सरकार को जब जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस की, तो वो कहाँ जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। सरकार के बिहाफ में आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदता बेचता भी है। सरकार के बिहाफ में आरबीआई जो है वो पॉलिसी बनाता है मनी मार्केट का। और फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम पे क्लास फाइनेंशियल मैटर्स पे सरकार को एडवाइस भी करता है। आरबीआई लोन भी देता है सरकार को, फाइनेंशियली सरकार की मदद भी करता है। जब सरकार का बजट घाटे में होता है तो उस टाइम पे ये नोट प्रिंट भी करता है, सरकार को लोन भी देता है सेंट्रल बैंक। और दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब मुसीबत होती है ना, जब सरकार को मुसीबत आती है तो आरबीआई हेल्प करता है। कोविड टाइम पे भी आरबीआई ने बहुत सारा, कई लाख करोड़ रुपए जो है वो दे दिया था डोनेशन। आरबीआई ने किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की बॉडी है तो देश को चलाने में, देश की स्टेबिलिटी में आरबीआई हेल्प करता है। तो पहला फंक्शन था नोट इशूइंग करेंसी नोट, सॉरी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ करेंसी नोट। और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को बैंकिंग फैसिलिटी, सरकार का एडवाइजर, ये सारा काम करता है। दूसरा है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो बैंकों का बैंक है और सुपरवाइजरी बैंक भी है। हमारा बैंक कौन सा है बच्चों? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंकों का बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक। हमें मुसीबत होगी हम कहां जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को मुसीबत होगी वो कहां जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास। ठीक है, तो बैंकर्स बैंक। और ये बैंकों के ऊपर नजर भी रखता है। सुपरवाइजर बैंक भी। कौन सा बैंक गलत काम तो नहीं कर रहा? आज अगर हम अपनी मेहनत की पूरी कमाई बैंकों में रखे पड़े हैं तो किसके भरोसे? हमें भरोसा किसका है? कि आरबीआई का। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना जो हमें डूबने नहीं देगा। तो आरबीआई पूरी कोशिश करता है कि कोई बैंक दिवालिया घोषित ना हो, कोई बैंक डूबे ना, जिसकी वजह से कोई बैंक क्लास प्रेजेंटली दिवालिया घोषित नहीं होता। आपने सुना भी नहीं होगा, बहुत पहले हुआ था बैंक ऑफ पंजाब, उसके बाद कोई बैंक दिवालिया घोषित नहीं हुआ। The central bank is the banker's bank and also play a supervisory role. As a banker's bank, it has almost the same relation with the other bank in the country as a commercial bank with its customer. जो commercial bank का हमसे नाता है वही commercial bank का नाता किसका है? आरबीआई के साथ है। जैसे हम लोग commercial bank में जाके खाता खुलवाते हैं तो सारे commercial bank वैसे ही जाके खाता खुलवाते हैं किसके पास? आरबीआई के पास। और आपको ये पता होगा कि 5-5 लाख की सिक्योरिटी भी सरकार ने दे रखी है कि एक बैंक में आपका अगर बैंक दिवाला भी घोषित हो जाता है तो आपके पैसे मरेंगे नहीं, अगर वो 5 लाख तक हैं। तो अगर मेरे किसी बैंक में 5 लाख रुपए हैं तो बैंक भले ही कल को दिवाला घोषित हो जाए, आरबीआई मुझे 5 लाख रुपए दिलवाएगी। लेकिन अगर मेरे किसी बैंक में 10 लाख रुपए हैं
तो भैया आरबीआई उसमें से मुझे बैंक दिवाला घोषित अगर हो जाता है, जो कि जनरली नहीं होगा, तो मुझे सिर्फ 5 लाख ही उसमें से वापस मिलेंगे। तो इसीलिए 10 लाख रुपए एक बैंक में न डाल के 2 बैंक में 5-5 लाख रुपए डालना चाहिए, एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए, कि कल को अगर दिवाला घोषित हो भी जाता है बैंक, तो मेरे 5-5 लाख 10 लाख मेरे सेव रहेंगे। तो ये सारे के सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं कमर्शियल बैंक से। आरबीआई कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उनको लोन देगा, ठीक है। और ध्यान से सुनना, जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसे बोलते हैं रेपो रेट या बैंक रेट। ध्यान रखना, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन्स टू कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट या बैंक रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक अलाउड टू पार्क देयर सरप्लस विद आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कई बार कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, जैसे कोविड-19 में, सॉरी कोविड-19 नहीं, जो डिमोनेटाइजेशन होता तब आ गया था, तो वो पैसा कमर्शियल बैंक क्या करेगा, कमर्शियल बैंक उस पैसे को आरबीआई को दे देता है और वहां से कुछ उसे इंटरेस्ट मिलता है, और उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो जिस रेट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देती है उसको बैंक रेट बोलते हैं, और जिस पे लेती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। एक सुपरवाइजर होने के नाते जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कमर्शियल बैंक को। आरबीआई इंस्पेक्शन बिठाता है, देखता रहता है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि वो पॉलिसी फॉलो कर रहे नहीं कर रहे। आरबीआई लाइसेंस देता है कमर्शियल बैंक को, और आरबीआई इस बात का इंश्योर करता है कि वो सीआरआर और एसएलआर को मेंटेन करे। मैंने बताया था आपको पहले ही कि सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और कैश रिजर्व रेशियो का मतलब यह है कि कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट आरबीआई को देगी, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी लिक्विड फॉर्म के अंदर। और आरबीआई क्लास अगर वो आप मेंटेन नहीं करोगे तो आरबीआई उस पर आपको चार्ज पेनाल्टी भी लगाएगा। जब कमर्शियल बैंकों को पैसों की दिक्कत होती है, महामारी होती है, तो लेंडर्स टू लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रास्ता क्या रहता है उनके पास, सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, एक ना हमारी कंट्री में बैंक ही है, उसका नाम ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो कंफ्यूज मत होना, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो कमर्शियल बैंक है, उसका नाम ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रख दिया है। तो वो लगता है कि वो आरबीआई है, नहीं, आरबीआई अलग है, सेंट्रल बैंक अलग है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आपको पता है हर कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन रखता है, उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री में भी जितना भी फॉरेन करेंसी का भंडार है वो किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, अगर दो बैंकों के बीच में कोई डिस्प्यूट सेटलमेंट है, कोई अमाउंट का क्लियरिंग का काम है, वो भी कौन करता है, आरबीआई करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्रेडिट कंट्रोल बाय द कमर्शियल सेंट्रल बैंक। अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जनता के हाथ में ज्यादा पैसा है, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ता है। और डिफ्लेशन मतलब जनता के पास पैसे कम है, मंदी है, वो डिमांड नहीं कर रहे, तो सामान का प्राइसिंग घटता चला जा रहा है। दोनों ही सिचुएशन बुरी है, उसको ठीक करने का काम किसका है सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई को लिबरलाइज कर दी जाता है। इन्फ्लेशन अगर कंट्री के अंदर चल रहा है तो सरकार जनता के हाथ में पैसे नहीं जाने देती, डिफ्लेशन में उनको क्लास लोन देती है, सस्ते में ऑफर करती है कि उनके हाथ में पैसे जाए, वो डिमांड करे, जैसे क्लास हुआ था कोविड-19 टाइम पे। निर्मला सीतारमन ने आई थिंक 20 लाख करोड़ का कुछ जो है वो इंजेक्ट किया था इतने पैसों की इकोनॉमी में, ताकि फैक्ट्री वालों को पैसा मिले और वो लोग फैक्ट्री में काम करवाएं, लेबरों को रोजगार मिले और फिर इकोनॉमी वैसे ही चले। ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड। ये है क्या, इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन तो पेपर में आना ही आना है, दैट इज फिक्स्ड। देखो एक्सेस डिमांड क्या है, वो सिचुएशन जहां अग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है अग्रीगेट सप्लाई से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। इट इज सिचुएशन वेयर अग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स अग्रीगेट सप्लाई, उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और अगर एडी ज्यादा है एएस से तो उससे कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, और एडी डैश और एडी या एडी वन एडी डैश का जो गैप है उस गैप का नाम होता है इन्फ्लेशनरी गैप। मैं आपको डायग्राम समझाता हूं, ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रखो क्लास वाई इनकम, इनकम को ही आउटपुट बोलते हैं, आपको पता है एएस इज इक्वल टू वाई, तो जो इनकम है वही क्या है, आपका आउटपुट है, ये एम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, दोनों लिखना क्लास यहाँ पे एडी और एएस। तो ये एएस आपको पता है 45 डिग्री से बनता है हमेशा, और ये रहा एग्रीगेट डिमांड। जहां एडी एएस के बराबर है उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बनाना ऐसी बना के लर्न करना, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे डायग्राम भी कराऊंगा एक साथ, जितने भी डायग्राम्स है ना
वो मैं आपको एक साथ बना के भी दिखाऊंगा आगे चल के, तो आपको वो अच्छे से लर्न करके जाना है। तो ये हो गया आपका एडी, ये हो गया आपका एएस, ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब एक्सिस डिमांड में एडी ऊपर की तरफ चला जाएगा, नया एडी ये बन जाएगा एडी वन। एडी वन का फॉर्मूला प्लीज भूलना मत, सबको ये डायग्राम पता होता है, एडी का वन का फॉर्मूला नहीं पता होता तो वन मार्कर में गलती हो जाएगी। क्या है फॉर्मूला? सी प्लस आई। एडी क्या क्या है? सी प्लस आई, यहाँ भी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। तो ध्यान रखना सी प्लस आई एडी है, और जैसे ही इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आएगा तो डिमांड ऊपर बढ़ जाएगा। और ये दोनों डिमांड की जो बीच का गैप है, इसी गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो एडी वन माइनस एडी लिखा हुआ है, एडी वन माइनस एडी, ये जो गैप है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और ये गैप ठीक नहीं है, हमें इसे कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे हम पढ़ेंगे अभी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। अगला है डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एडी कम है एएस से, और यहाँ पे जो गैप आता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ना जो होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट कट करा है नया डिमांड सप्लाई को, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट यानी कि बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है ना उससे भी आगे है, और यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट है, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मैं दिखाता हूँ उसका डायग्राम, समझाता हूँ तुम्हें। सबसे पहले क्लास देखो, ये हो गया आपका एडीएएस, यहाँ पे हो गया लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट। अब ये हो गया आपका एडी, और ये हो गया आपका एएस। एएस को हम लोग वाई भी बोलते हैं, और एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, एडी का होता है सी प्लस आई, और 45 डिग्री से एएस बनता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले ही पढ़ा था आपने, जहां एडी एएस के बराबर होता है वो इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड नीचे की तरफ आएगा। डेफिशिएंट डिमांड में तो डिमांड देखो ये नीचे आ गया, डैश 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 डैश, ये डिमांड नीचे की तरफ आ गया। तो अब इस सिचुएशन में दोनों एडी के जो बीच का गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। तो एडी सी प्लस आई, एडी वन क्या है? सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई। वहां पे प्लस डेल्टा आई था एक्सिस डिमांड के अंदर, नीचे आ गया तो माइनस डेल्टा आई। बस यही बहुत बड़ी बात है कि एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड किसकी वजह से चेंज होता है? डेल्टा आई की वजह से। आई मतलब इनकम नहीं, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, वाई मतलब इनकम होता है। और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है डिफ्लेशनरी गैप है। और जहां पे नया एडी और सप्लाई कट कर रहा है उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया एडी एएस में एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड। अब ये है सवाल जो 100% तुम्हारे पेपर में आएगा, और अगर मैं 100% बोल रहा हूं तो आएगा ही आएगा। अब इसको आपने बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, या आना ही आना है, क्योंकि ये टॉपिक दो चैप्टर में है। मनी बैंकिंग के अंदर मैंने ये करवाया नहीं आपको, लेकिन इसके अंदर करवा रहा हूं, क्योंकि वहां पे सेम चीज था तो क्या क्या रिपीट करना, मैं यहां पे समझा देता हूं, अच्छे से समझना। अगर कंट्री में एक्सिस डिमांड है, एक्सिस डिमांड को हम लोग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप और बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। जबकि डेफिशिट या डेफिशिएंट डिमांड को अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, या फिर क्लास इसे क्लास हम कह सकते हैं डिफ्लेशन कह सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए दो मेजर्स है। एक स्टेप सरकार उठाती है, उसको बोलते हैं फिस्कल मेजर या फिस्कल पॉलिसी, जो सरकार का मेजर होता है, इसमें सरकार ठीक करती है। और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करती है, फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को ठीक करती है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिस्कल मेजर। फिस्कल मेजर में सरकार स्टेप लेती है एक्सिस डिमांड, डेफिसिट डिमांड ठीक करने के लिए, और सरकार के पास दो पॉइंट्स हैं, दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी, और दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप मेरी बात ध्यान समझना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री में एक्सिस डिमांड है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, एक्सिस डिमांड है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी। जैसे ही टैक्स रेट बढ़ जाएगा, सामान महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड कम करेंगे। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन में सरकार का ऑब्जेक्टिव है डिमांड को कम करना, पैसे जनता से छीन लेना, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट कर देना, रोक देना मनी सप्लाई को, और डिफ्लेशन में उसको लिबरलाइज कर देना। तो जनता से पैसे लेने वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा दो, टैक्स बढ़ते ही लोगों की इनकम कम हो जाएगी। मान लो 100 रुपए कमा रहा हूं, 10 रुपए का टैक्स है तो मेरी इनकम 90 रुपए आ रही है, सरकार 20 टैक्स कर देगी तो मेरे को 80 आएगा, मैं 80 खर्च करूंगा, मेरा खर्चा कम हो गया, स्पेंडिंग कम, तो डिमांड क्या किया मैंने? कम कर दिया। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है, कंट्री में डिफ्लेशन है या डेफिशिएंट डिमांड है, तो सरकार टैक्स रेट कम कर देती है। जैसे ही टैक्स रेट कम हो जाता है, ध्यान से देखो क्लास, ये टैक्स रेट कम हो गया तो
एक्सपेंशनरी पॉलिसी सरकार अपनाती है, ये बात प्लीज लिख लो, अगर कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखो कि अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो सरकार की पॉलिसी क्या होती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है। और कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है तो सरकार की पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है, खुल के पैसा नहीं देती, पैसे को संभाल लेती है, और डिफ्लेशन में पैसे को आराम से एक्सपेंड करती है, खुल के देती है। तो टैक्स रेट जैसे ही कम हो गया, जैसे ही टैक्स रेट कम होगा, सामान सस्ता होगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे। आई क्लास बात समझते हो, टैक्स रेट के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क। तो ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या एक्सेस डिमांड है या बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या करती है, इन्फ्लेशन पे कम कर देती है। भाई महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो सरकार अपने खर्चे क्या कर देगी, कम कर देगी। सरकार बोलेगी भैया हम खर्चे नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरकार अपने खर्चे कम कर देती है और टैक्स रेट को बढ़ा देती है ताकि जनता ज्यादा पैसे मिले और हमारा खर्चा भी कम हो। सरकार अपने खर्चे कम करती है ताकि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। भाई सरकार खर्च करेगी तो जनता को पैसा मिलेगा, सरकार खर्च कम कर देती है, जनता को पैसे नहीं मिलते, जनता डिमांड जो है वो नहीं करती। यहाँ पे डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशन है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर जो पब्लिक वेलफेयर वर्क पे सरकार करती है ना, वो बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना, फिस्कल पॉलिसी मैंने एक ही पेज में आपको अच्छे समझा दिया। नाउ मूविंग टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो मनी बैंकिंग में भी है और जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है पेपर में आने के। इवन आपको यकीन नहीं होगा, यूपीएससी के इंटरव्यू तक में भी ये सवाल पूछा आता है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। इंटरव्यू, यूपीएससी के इंटरव्यू में ये सवाल पूछा आता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैंक रेट सीआरआर रिलेटरी बोल रहा हूँ, जो ये कर रहा हूँ ना उससे पूछना, सिलेबस का पार्ट है। तो आप इसको अच्छे से सीखो, नॉट ओनली इन क्लास 12, नॉट ओनली इन क्लास 12 बोर्ड, फॉर सीयूईटी, फॉर सीए, सीएस, सीएम, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, यूपीएससी बहुत जगह काम आता है। ये बीए में भी काम आता है, बीबीए में भी काम आता है, ठीक है। अच्छा, अगला है क्लास, ये तो बता दिया क्लास, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पॉलिसी। अगला है मॉनेटरी मेजर्स। ये मेजर किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कंट्री में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करते थ्रू इट्स पॉलिसी व्हिच नेम मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्लास दो मेजर्स है, क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडिशनल टूल्स रिलेटेड टू क्वांटिटी और द वॉल्यूम ऑफ मनी, दीज आर कॉल्ड जनरल टूल्स। क्वांटिटेटिव को जनरल टूल्स ही बोलते हैं। इसके अंदर 7 आइटम है यहाँ पे, पर आपको पढ़ने सिर्फ 5 है। पहला है बैंक रेट रेपो रेट, दूसरा है सीआरआर, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट। यह क्वांटिटेटिव मेजर्स जो ज्यादा क्वांटिटी में इसको कंट्रोल करते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है और क्लास या फिर एक्सेस डिमांड है तो उस सिचुएशन में जनता के हाथ में पैसे कम देने हैं, मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करना है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्शन करना है, कॉन्ट्रैक्शन। और कंट्री में डिफ्लेशन अगर है, मंदी है कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड अगर है तो मनी सप्लाई को लिबरल करना है, मनी सप्लाई को एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनानी है। ये बात आप ध्यान रखना। अब इनसे कैसे कैसे करेगी सरकार, मैं आपको एक करके सारी बात बताता हूं। सबसे पहला है बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट या रेपो रेट सेम चीज है। ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेती है, या ये ऐसा रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देती है। बात बराबर है, मैं आपको दूं आप मेरे से लो, बात बराबर है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो उसको बैंक रेट बोल देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो उसको रेपो रेट बोल देते हैं। तो कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या कंट्री में अगर एक्सेस डिमांड है तो आरबीआई करती क्या है क्लास, आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगी। जैसी बैंक रेट बढ़ेगा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को हायर रेट पे इंटरेस्ट देगी। तो कमर्शियल बैंक जनता को क्या करेगा, वो भी कमर्शियल बैंक जनता को भी हायर रेट पे क्लास क्या होगा, वो मतलब कि लोन देगा। अगर मुझे ही महंगे रेट पे चीजें मिल रही है तो मैं आगे भी तो महंगे रेट पे बेचूंगा। तो बैंक रेट बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा लोग लोन कम लेंगे, अगर लोग लोन कम लेंगे तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। यहाँ पे एक अजम्पशन होता है सारी चीजें लोन के थ्रू ही हो रही हैं, सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तो जी ये तरीका, इसको स्टेटमेंट में लिखना है, दैट्स इट। मैं तुम्हें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करा के भेजूंगा, जैसे बीएसटी में करवाई थी, सब कुछ करा के भेजूंगा, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारे, इसकी मेरी गारंटी। एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे ना, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता जो मैंने डिस्कस या जिक्र ना किया हो, जो ना पढ़ाया हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है या डेफिशिएंट डिमांड है अगर कंट्री के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर
जो बैंक रेट है या रेपो रेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम कर देता है। जैसी बैंक रेट या रेपो रेट कम होता है, लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिलेगा उनको, यानी कि कमर्शियल बैंक भी क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा। तभी तो आप न्यूज़ सुनते हो आरबीआई ने इतना बेसिस पॉइंट गिरा दिए, एक बेसिस पॉइंट होता है, इसके बेसिस पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डाउन करते हैं, वो गिरा दिया तो फिर लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियसली जो आरबीआई अप्लाई करेगा कमर्शियल बैंक भी वही अप्लाई करेगा। यहाँ रेपो रेट कम हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा, लोग ज्यादा लोन लेंगे, ईएमआई पे ज्यादा चीजें खरीदेंगे सस्ते रेट पे अगर मिल रहा है तो, और लोग लोन ज्यादा लेंगे तो डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो बैंक रेट और रेपो रेट से तो जी इस तरीके से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको लीगल रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री में एक्सेस डिमांड है, ध्यान समझना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री में एक्सेस डिमांड है तो होता क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देती है। देखो जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ जाएगा ना, बैंकों को ज्यादा पैसा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। जो भी डिपॉजिट आता है दिन भर में, बैंक को उसका मेजर पोर्शन रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो जब रिजर्व ज्यादा मेंटेन होगा तो बैंक लोन कम दे पाएंगे, अगर बैंक लोन कम देंगे तो डिमांड या एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन्फ्लेशन में वो ज्यादा था, इन्फ्लेशन जहां पे एडी ज्यादा था, यहां पे सरकार के स्टेप से एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है या डिफ्लेशन है तो बिल्कुल उसका उल्टा सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ेगा, लोग लोन क्या करेंगे, बताओ, लोग लोन क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, है ना। सॉरी यहाँ पे बढ़ेगा ना, यहाँ कम करना है, सॉरी। सीआरआर एसएलआर क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसी डेफिशिएंट डिमांड है, डिफ्लेशन है, सीआरआर एसएलआर कम, यानी कि बैंकों को रिजर्व कम रखना है, तो बैंक खुशी खुशी ज्यादा लोन देंगे। और अगर बैंक ज्यादा लोन देंगे तो लोग उस लोन को लेके घर में थोड़ी रखेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड कम करना है, डिफ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का एजेंट है, सरकार का एडवाइजरी है, तो सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज को बेचता है। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है या कंट्री के अंदर एक्सेस डिमांड है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा जनता को, ताकि जनता अपना पैसा बैंकों से निकाल निकाल के उस सिक्योरिटीज को खरीदे। एक्चुअली कोई सरकार चीज निकालती है ना, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो लोग भर भर के पैसा लगाते हैं उसमें, क्योंकि उनको पता है कि सरकार डुबाएगा तो नहीं, कम से कम सरकार का मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है। तो सरकारी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, है ना, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टॉक्स जब निकलते हैं ना, लोग इंटरेस्टेड रहते हैं खरीदने के लिए। तो आरबीआई सेल करता है सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटीज को पब्लिक को। फिर पब्लिक क्या करती है, पब्लिक विड्रॉ करती है मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। पब्लिक उसको पेमेंट करने के लिए क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से पैसा निकालेगी। पब्लिक विड्रॉन मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकालेगी तो कमर्शियल बैंक लोन क्या देगी, कम। अगर लोगों को लोन कम मिलेगा, लोग डिमांड भी कम करेंगे, क्योंकि लोगों ने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, तो लोग डिमांड कम करते हैं। वही कंट्री में अगर डेफिशिएंट डिमांड है, अच्छे से लिखना है क्लास, मैं तो फटाफट रिवीजन करा रहा हूं ना, तो राइटिंग थोड़ी बिगड़ जा रही है, तो आप अच्छे से लिखना। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड लोग नहीं कर रहे, तो आरबीआई इन सिक्योरिटीज को जनता से वापस खरीद लेती है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। तो आरबीआई पब्लिक से वापस सिक्योरिटी खरीद लेगी, तो बैंक बैलेंस ऑफ पब्लिक इंक्रीज्ड, पब्लिक का बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनके बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, तो बैंक उस पैसे से डिपॉजिट बढ़ेगा तो लोन देंगे ज्यादा, और लोन ज्यादा बैंक देगी तो डिमांड जो है वो भी बढ़ेगा। और कौन से डिमांड की बात चल रही है, एग्रीगेट डिमांड की। तो इन्फ्लेशन में या एक्सेस डिमांड में आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज को, और डिफ्लेशन में आरबीआई उसी सिक्योरिटी को जनता से वापस खरीद लेगी। अगला है रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने एक्स्ट्रा पैसे को आरबीआई को दे देता है, और वहां से जिस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, एक तरीके से लोन तो नहीं कहेंगे बट लेकिन जैसा समझने के लिए समझ लो, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है, उस रेट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे हमें ब्याज मिलता है। तो अगर टू कंट्रोल एक्सेस
एक्सिस डिमांड कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा, जैसे ही आपका जो रिवर्स रेपो रेट है वो बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा तो होगा क्या, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया यानी कि इनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है ना, तो ये लोग क्या करेंगे, लोन कम देंगे। अगर मैं कमर्शियल बैंक हूं, ठीक है, और आप आरबीआई हो, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप मुझे ज्यादा ब्याज दे रहे हो, तो मैं आपको पैसे आप भी को उधार दूंगा ना, जनता को थोड़ी दूंगा, तो लोन कम जाएगा जनता को, और जो जनता को लोन कम जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट है टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड, लोग डिमांड कर ही नहीं रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, कम हो गया। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो आरबीआई हमें अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो हम जनता को उधार देंगे, फिर हम जनता को लोन दे देंगे, आपको लोन देंगे ही नहीं। जनता को लोन ज्यादा देंगे तो डिमांड ज्यादा होगी, और ये प्रोसेस करवाता खुद आरबीआई है अपने कंट्रोल में रह के। लास्ट है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, एक घर है जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए, मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं, बैंक उस घर पे मुझे 20 लाख का ही लोन देती है, तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। बैंक कहती है भैया हमें कुछ ना कुछ मार्जिन चाहिए, 20 लाख रुपए लोन देंगे 25 लाख की प्रॉपर्टी पे, क्योंकि 5 लाख का हमारा मार्जिन है। अब अगर मान लो ये मार्जिन 5 की जगह 10 कर दिया जाए तो 25 लाख की प्रॉपर्टी मुझे लोन सिर्फ 15 का मिलेगा, और ये 15 का कर दिया मार्जिन तो 25 लाख की प्रॉपर्टी 10 का लोन मिलेगा, 20 का मार्जिन कर दिया तो 25 लाख की प्रॉपर्टी मुझे सिर्फ 5 लाख का लोन मिलेगा। तो मार्जिन जितना बढ़ेगा लोन उतना कम होगा। और कंट्री में अगर एक्सिस डिमांड है, टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। जैसे ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा बैंक क्या करेगी, लोन कम देगी, फिर मार्जिन ज्यादा मेंटेन करेगी, लोन कम तो डिमांड भी कम, और क्या कंट्रोल हो जाएगा, ये तब तक करेंगे जब तक कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल ना हो जाए। लेकिन कंट्रोल अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड हो, अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड होगा यानी कि डिमांड कम होगा, डेफिशिएंट डिमांड, उस सिचुएशन में, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता है। बैंक कहते हैं हम मार्जिन कम रखेंगे, आपको लोन ज्यादा देंगे। मतलब अगर मार्जिन हमारा 3 लाख का है और तुम्हारी प्रॉपर्टी 25 लाख की है, तो तुमको 22 लाख का लोन हम आराम से दे देंगे 3 लाख काट के, ताकि तुम आराम से उस पैसे को खर्च करो, इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हो। लोन ज्यादा होगा तो लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्जिनल रिक्वायरमेंट से भी एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करती है। मोरल सुएजन क्रेडिट रेशनिंग सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यही है सारा का सारा, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है थ्रू मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, राइट। नाउ है गवर्नमेंट बजट। सरकार जो बजट बनाती है, अभी हाल फिलहाल में ही फरवरी में निर्मला सीतारमन ने बजट अनाउंस किया और बहुत हाईलाइट हुआ किस चीज के लिए, कि 12 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम अगर किसी की है तो उसको हम क्या दे देंगे, रिबेट दे देंगे, और उसका टैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब अगर मैं साल का 12 लाख कमाता हूं तो जी भैया मेरे को रिबेट मिलेगा और मैं 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरूंगा। लेकिन अगर मेरा इनकम, नॉर्मल इनकम 12 लाख 1 रुपए है तो मेरे को फिर अच्छा खासा टैक्स 60-70 हजार का देना पड़ेगा सरकार को। तो आप बोलोगे सर कोई अपनी 12 से कम क्यों ही दिखाएगा। हाँ बिल्कुल, जो लोग 13-14 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा रहे हैं वो 12 के अंदर ही समेट देंगे, लेकिन जो 2 करोड़ 3 करोड़ कमा रहा है वो किस हिसाब से 12 के अंदर समेटेगा। तो सरकार को है ही कि चलो ठीक है, छोटे मोटे लोगों को माफ करो, महंगाई इतनी बढ़ रही है। सच बताऊं तो सोचो, तुम लोग खुद सोचो यार, 12 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में, सरकार छोड़ रही है रिबेट देके आपको। तो सोचो आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी नौकरी कितने रुपए की लगेगी तो आपको 12 लाख की सैलरी मिलेगी। 12 लाख सैलरी एक डिसेंट सैलरी है साल की, महीने का 1 लाख रुपए बहुत होता है। और तो सोचो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे अगर, तो सोचो आपको कितना सैलरी मिलेगा, 20,000, 30,000, 25,000, 50,000 सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है आज की डेट में। ठीक है, तो मेहनत कर लो, पढ़ लिख लो अच्छे से, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ और एक टॉप क्वालिटी की लाइफ जियो। जो चीज़ें खरीदने का दिल करे आप खरीद सकते हो, जहाँ जाने का मन करे, घूमने का मन करे घूम सकते हो, पेरेंट्स का इलाज करा सकते हो, अपने लिए अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकते हो। तो ये पढ़ाई से ही संभव होगा। तो मेहनत करो अच्छे से, जी जान लगा दो। डेफिनेटली मैं तैयार हूँ आपके साथ मेहनत करने के लिए। आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ही नहीं, आपका सीयूईटी भी संभाल के आपको भेजूंगा कॉलेज के अंदर। और इवन क्लास जो हमारा नया चैनल, मतलब चैनल तो पुराना ही है बट मैं बीकॉम की भी प्रिपरेशन कराऊंगा आपको, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरा नया चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, मैं उसमें बीकॉम की प्रिपरेशन भी कराऊंगा। सुनील पांडा 11th कॉमर्स एंड बीकॉम करके चैनल रखा है, तो मैं आपकी वहाँ पे भी हेल्प करूंगा। ठीक है,
चलो फिलहाल काम की बात करते हैं। बजट सरकार बनाती है हर साल और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें जो निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट को अनाउंस करती है हर साल। उस बजट के अंदर साल भर में होने वाले खर्चे कहां कहां पे सरकार खर्चे करी, जैसे इस बार बिहार को सरकार ने बहुत तोहफा दिया, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट की बात की। उसी तरीके से क्लास कौन कौन सी कंपनियां बंद करनी है, टैक्स रेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें सरकार जो है बजट के अंदर अनाउंस करती है। बहुत क्रूशियल डे होता है, पूरी मीडिया में हलचल मची रहती है, स्टॉक मार्केट्स अप एंड डाउन होते हैं बहुत तेजी से, तो उसको बोलते हैं बजट। और बजट के ऑब्जेक्टिव है मेरा, MERA, ठीक है। मेरा क्या है? मेरा सबसे पहले M फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ऐसी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जिनका मेन मोटो सोशल वेलफेयर करना है, जिनका मेन मोटो पैसा कमाना, मुनाफा कमाना नहीं है। तो अगर वो सोशल वेलफेयर में सक्षम है तो सरकार उनको फंड्स देती है बजट के अंदर, उनको पैसे एलोकेट करेगी उस इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अगर वो सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे तो सरकार उनका प्राइवेटाइजेशन कर देगी, मतलब उस कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को बेच देगी। समझ रहे बात को? दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री में अगर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, सरकार अपने बजट के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन में सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है और अपने स्पेंडिंग्स को कम करती है, जबकि डिफ्लेशन अगर चल रहा है तो सरकार टैक्स रेट कम करेगी और अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी। थ्रू विच पॉलिसी? थ्रू क्लास फिस्कल पॉलिसी। और किसके अंदर आता है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। अगला है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गरीब और अमीर के बीच का जो फासला है ना, उस फासले को कम करने की बात सरकार करती है। सरकार के बजट में ऑब्जेक्टिव रहता है कि अमीरों पे ज्यादा टैक्स चार्ज करे, टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाए। प्रोग्रेसिव मतलब जितना ज्यादा कमाते चले जाओगे उतना ही ज्यादा टैक्सेस आपको हाई रेट से देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बना दिया, ठीक है। और ताकि आपसे ज्यादा टैक्स वसूलें, आपसे टैक्स वसूलेंगे तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। टैक्स के बाद जो इनकम बचती है क्या बोलते हैं? उस इनकम को बताओ, लिखो कमेंट सेक्शन में। टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचती है क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। तो सरकार टैक्स रेट बढ़ाएगी ताकि आपका डिस्पोजेबल इनकम कम हो और सरकार की कलेक्शन जो होगी सरकार गरीबों को उससे सब्सिडी देंगे। तो अमीर गरीब के बीच का फासला जो है ना कम से कम करना चाहती है सरकार अपने बजट के थ्रू। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बीड़ी सिगरेट तंबाकू कंपनी जो बनाती है उन पे हैवी टैक्स। खादी, नेसेसरी फूड आइटम, नेसेसरी मेडिसिन, ड्रग जो कंपनी बनाती है उन पे सरकार लो टैक्स और नो टैक्स भी रखती है, ताकि कि अच्छी कंपनी को प्रमोट किया जा सके और जो सोशल हैजर्डस गुड्स बनाती है उनको क्लास हम लोग पनिश कर सके। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है, आप प्लीज ध्यान रखना। बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बजट जो है बहुत सालों से पूछा जा रहा है, उनका एक फेवरेट क्वेश्चन ये रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया क्लास, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको क्लास नोट्स बना के मेंटेन कर रहे हैं ना, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला है, ये भी डिफरेंस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। देखो, रेवेन्यू रिसीट सरकार की वो रिसीट्स होती है जिससे सरकार की कोई भी एसेट्स ना कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। फ्री का पैसा आ गया, टैक्स का पैसा आ गया, फीस फाइन पेनल्टी आ गया, गिफ्ट डोनेशन चैरिटी आ गया, फ्री का पैसा है। ना ही हमारी कोई एसेट्स कम हुई ना कोई लायबिलिटी बढ़ी। भाई टैक्स के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, टैक्स तो फ्री में मिलता है सरकार को। अगला है, दीज दो रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट्स। सरकार की कोई ना कोई एसेट्स कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई सरकार की जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जैसे बोरोइंग, आपने उधार ले लिया तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर आपने अपनी कंपनी को बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट, आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये कैसी रिसीट्स है? कैपिटल रिसीट्स है। और टैक्स कैसी रिसीट है? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू बार बार होता है, रेकरिंग इन नेचर, और जो कैपिटल है वो बार बार नहीं होता, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर, ये बार बार नहीं होता। रेवेन्यू की बात करें, ये नॉट डेट क्रिएटिंग। जो रेवेन्यू रिसीट्स है इससे कोई कर्जा नहीं बनता, दीज आर नॉट डेट क्रिएटिंग, कोई कर्जा सरकार का नहीं बनेगा। लेकिन कैपिटल रिसीट के अंदर 3 चीजें आती है, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, बोरोइंग। उसमें से जो बोरोइंग है ना, बोरोइंग इकलौता ऐसा रिसीट्स है जो डेट क्रिएटिंग है, बोरोइंग से सरकार का कर्जा बन जाता है, ठीक है। अगला है रेवेन्यू रिसीट के अंदर टैक्स रिसीट, फीस, फाइन, पेनल्टी सब एग्जांपल है, और यहाँ पे रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट और बोरोइंग। पीएसयू का मतलब है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सरकार की जो पब्लिक कंपनी होती है, जो चल रही होती है अभी, जब हम उसको बेच देते हैं किसी और को, चलती हुई कंपनी को, तो बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और टोटल रिसीट का फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल की, जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो उसे जरूर देखना। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला बता के छोड़ रहा हूँ। अगला एक क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है टीचर का, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है?
These are those expenditure of the government which do not leads to creation of any asset. ना ही कोई asset create हो रहा है, ना ही कोई liability कम हो रहा है, फ्री का खर्चा, ना कुछ आया, ना कोई कर्जा कम हुआ. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है. These are those expenditure of the government which leads to creation of any assets. Asset create होगा, नहीं तो कोई ना कोई liability कम होगा. ओके, ये recurring nature है, ये भी बार बार होता है, ये नॉन recurring है, कभी कभी होता है. ये देश को चलाने के लिए करते हैं खर्चा, और ये assets create करने के लिए और लोन देने के लिए होता है. इंटरेस्ट पेड करना, सब्सिडी देना, इंटरेस्ट ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशन, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. इसमें मशीन खरीदना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, लोन की रीपेमेंट करना, ये सब क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. और टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. बेटा 6 नंबर लिख लो इस टॉपिक से. एक तो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस लिख लो. पक्का भविष्य बता रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा. ठीक है, और बुरे से बुरा भी हो जाए ना भैया, मेरी भविष्य में गलत हो जाए, एक तो पक्का मिलेगा, क्योंकि फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहता है कि अगर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगा तो उस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ेगी. अगर इंडिया में बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, मोदी जी बाहर जाते हैं, जाके प्रमोट करते हैं अपनी कंट्री को, आओ हमारे कंट्री में कारखाना खोलो, फैक्ट्री लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो हमारी कंट्री के अंदर. बड़ी बड़ी कंपनियां आके इंडिया के अंदर अपना ऑफिसेस बना रही हैं, बड़े बड़े कारखाने लगा रही हैं. ठीक है, तो यार उससे हमारे देश के लोगों को इनकम मिलेगा, है ना. बिजनेस बढ़ेगा, सैलरी में इजाफा होगा, नई नई नौकरियां निकल कर आएंगी, सड़कों पर काम चलेगा, डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का. अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे. सीधी सी बात है, पैसा ज्यादा कमाओगे तो क्या होगा? खर्च भी तो करोगे ना, ज्यादा चीजें खरीदोगे. और आपका यही खर्चा दूसरे इंसान की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी. मैं ज्यादा कमाने लगा तो मैंने चीजें खरीदना चालू कर दिया, मैंने 2 चीज और खरीदी, ये चीज खरीदी, वो चीज खरीदी. तो जब मैं खरीद रहा हूँ, जिससे खरीद रहा हूँ उसकी इनकम बढ़ रही है, तो फिर वो भी आगे क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ खरीद रहा है. तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर कंजप्शन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा. ये प्रोसेस चलता चला जाएगा. और ऐसा देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के एक बार बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ गया. इसी चीज को तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और यही उसकी वर्किंग है. मैं डायग्राम की बात करूं तो ये एक्स एक्सिस आउटपुट और इनकम, ये एडी या एएस. ठीक है, सी प्लस आई, और ये हो गया एएस और ये हो गया एडी. जहां पे बराबर है वो हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम. अब ये एडी सी प्लस आई है, एडी सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई. एक्सिस डिमांड वाला डायग्राम है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ये है डेल्टा वाई, इनकम यहाँ से यहाँ हो गया. ये डायग्राम है डेल्टा वाई का, चेंज इन इनकम और चेंज इन क्लास इनकम. और यहाँ पे जो एडी ऊपर गया है ये सी प्लस आई है, डेल्टा आई. तो ये जो गैप है दोनों एडी के बीच का वो क्या है? डेल्टा आई. तो ये जो डेल्टा आई है, ये डेल्टा वाई, इसको हाईलाइट कर देना. ये डायग्राम बन जाएगा मल्टीप्लायर प्रोसेस का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट के इतना बदलने से इनकम कितना बदलता है, इसी को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इसके वर्किंग के लिए एक चार्ट बनाना पड़ेगा, जैसे आपने पढ़ा था ना क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वैसा ही है. देखो प्रोसेस क्या है? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगी, और प्रोसेस से चलता चला जाएगा. तो हमने एक छोटा सा यहाँ पे अजम्पशन लिया है, और अजम्पशन है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो है 0.8 यानी कि 80%. अच्छा होता क्या सर ये? अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से तुम कंजप्शन भी तो बढ़ाओगे ना भाई. ज्यादा पैसा कमाओगे तो खर्च भी ज्यादा करोगे. तो इनकम बढ़ेगी तो इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ेगी. तो इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितना परसेंट बढ़ेगा? बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट आप खर्च कर दोगे? मेरी सैलरी थी 50,000, अब मेरी सैलरी 80,000 है. 30,000 का इंक्रीमेंट हुआ, 30,000 में से मैं 20,000 रुपए राशन पे खर्च कर दूंगा, 10,000 रुपए में सेविंग्स को बढ़ा दूंगा. तो जो 20,000 राशन पे खर्च किया है 30,000 में से, वो कितना परसेंट है? इसी को बोलते हैं एमपीसी, यानी बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंटेज आप कंजप्शन पे एक्स्ट्रा खर्च करते हो, उसको बोलते हैं एमपीसी. एंड वी अज्यूम एमपीसी 0.8 है, राइट. जैसे वहां पे एलआरआर को अज्यूम किया था ना हमने, सीआरआर को, उसी तरीके से तो यहाँ पे हो गया 0.8 यानी 80%. तो बढ़ी हुई इनकम का 80% में कंजप्शन में खर्च कर दूंगा, तो एमपीसी आ गया मेरा 0.8. अब इन्वेस्टमेंट को अज्यूम कर लिया 100 करोड़ का, तो यहाँ पे राउंड, यहाँ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इनकम, इंक्रीज इन कंजप्शन. प्लीज आप दूसरे फिगर लेके अपने आप भी ट्राई करके देखना. आप इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट 1000 की जगह 5,000 ले लेना, और ये 0.75 ले लेना, 75% यानी कि 0.75, और अपने आप टेबल बना के देखना. तो 1,000 रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो 1,000 रुपए से ही क्या बढ़ गई? आपकी इनकम भी बढ़ी. इन्वेस्टमेंट 1,000 से बढ़ा, 100 से बढ़ा, तो इनकम भी बढ़ेगा 100 से. अगर इंसान की इनकम 100 से बढ़ेगी, एमपीसी 80% यानी पूरे देश के लोग, वी अज्यूम कि पूरे देश के जो लोग हैं ना, जब वो ज्यादा कमाते हैं
तो बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च कर देते हैं। हालांकि पूरे देश का सेम तो नहीं होगा, कोई ज़्यादा भी बचा सकता है, कोई कम बचा सकता है, बट फिर भी हमें अज्यूम करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो वो 80 रुपीज़ कंजप्शन पे खर्च करेगा। सैलरी बढ़ी 100 रुपये से, खर्च करेगा 80 रुपीज़। तो इकोनॉमी की जो कंजप्शन है, इंक्रीज इन कंजप्शन, वो 80 करोड़ है। मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूंगा, मैक्रो के अंदर एग्रीगेट होता है इसमें। सेकंड राउंड में जो तुमने खर्चा किया वो दूसरे पर्सन की क्या बन गई, मेरे लिए तो खर्चा है, पर वही खर्चा दूसरे के लिए क्या होगा, इनकम बन गया। फिर वो इसके 80% खर्च करेगा 64, फिर वो 64 किसी और की इनकम बन जाएगी। फिर आप 64 खर्च करोगे, ये प्रोसेस चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। लास्ट में ये जो 100 है इसका 500 बन जाएगा, और 500 का 80% बन जाएगा 400। कुछ लोग ना यहाँ डेल्टा एस का कॉलम भी बना लेते हैं, यानी सेविंग्स। तो 100 में से 80 गया, 20 रुपये यहाँ बचा लिया, 80 में 64 गया, 16 रुपये यहाँ बचा लिया, 64 में से माइनस करके वो लिख देते हैं। तो ये 500, 400 और इसकी टोटलिंग कितनी हो जाएगी, 100। अगर तुम बनाते वैसे जरूरत नहीं है। सर आपको कैसे पता चला ये 500 हो जाएगा, क्योंकि डिपॉजिट मल्टीप्लायर वहां जो पढ़ा था ना, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ध्यान रखना, 1 अपॉन एमपीएस। तो एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा। आप सबको फॉर्मूला पता ही है कि एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अगर एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस 0.2 होगा, बिकॉज दोनों को मिला के 1 आता है। फॉर्मूला पता है ना आपको, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। तो ये 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स। तो भैया अगर आप इन्वेस्टमेंट को 100 से बढ़ाओगे तो आपके देश में इनकम 5 गुना बढ़ जाएगी, 500। अब 500 में से सारा माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, इसको बोलते हैं ऑल अदर राउंड। 3 राउंड बनाओ बहुत है, 4 बनाओ बहुत है, और यहाँ 400 में से माइनस कर दो, आगे आपको यहाँ 100 में से सारा माइनस करके यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो ये अलग अलग राउंड नहीं, सारे जितने भी बैलेंस राउंड बचे हुए हैं, 1000 2000 राउंड जितने भी बन सकते हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जाता है ये, तो हमने बैलेंस लिख दिया। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास डेराइव हो गया जो आपको ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस, या इसका फॉर्मूला लिख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जैसे इस क्वेश्चन में डेल्टा आई कितना था, 100 था, और डेल्टा वाई कितना हो गया क्लास, 500। तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। और 1 अपॉन एमपीएस देखोगे तो भी कितना आएगा आंसर, 5 टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो टाइम्स में आता है, क्या टाइम्स होता है, 5 टाइम्स। और के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है एमपीएस का। जितना एमपीएस ज्यादा होगा उतना ही मल्टीप्लायर कम होगा, और जितना एमपीएस कम होगा उतना ही मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। ये है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कोई भी नंबर ले लेना, जैसे शुरू में आप एमपीसी अज्यूम करोगे, या जैसे एमपीसी आपने अज्यूम किया है 0.75 की बढ़ी हुई इनकम का 75% हम खर्च कर देंगे, तो एमपीएस कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा एमपीएस। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपन एमपीएस, तो के आ गया 4। तो जितने भी तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, लाइक 5000 किया है तो टोटल जो आपकी इनकम बढ़ेगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो 5000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम बढ़ जाएगा आपका 20000, 4 गुना। जैसे 1000 का कितना हो गया, 5 गुना 500, 100 का 5 गुना 500। तो यहाँ पे अगर घर पे आप 5000 लोगे तो 4 गुना ये 20000 बन जाएगा। और इस 5000 का फिर 75% आप खर्च कर दोगे, 75%, है ना। यहाँ भी 5000 आएगा, 75% खर्च करोगे, फिर 75% जो भी बनेगा 5000 का आप वो यहाँ लिख दोगे, फिर उसका आप 75 खर्च करोगे, फिर जो फिगर जहाँ पे वहाँ लिख दोगे। ये बहुत सिंपल है, आप घर पे ट्राई करना। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस। दैट्स इट फॉर डे 2। तो डे 2 में आज मैंने आपको बहुत कुछ कराया, बहुत कुछ सिखाया, आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन यहीं से फंसेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, लापरवाही बिल्कुल नहीं। अभी से मैं बहुत मेहनत करा रहा हूँ आपके पीछे, इसे अच्छे से याद करना, पढ़ के आना। एसपीसीसी ऐप पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आप इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हो, अपने क्लासमेट, दोस्तों को, ट्यूशन ग्रुप, इंस्टाग्राम पे लोगों को रेकमेंड करो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। जो तुम बोल रहे हो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। कोशिश करो, क्लास हम 1 मिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा आपका प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।